इस स्ट्राइक ने अर्जुन देव को 300 मीटर पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। उसकी क्यूई और खून अंतहीन रूप से बढ़ गया। उसके आंतरिक अंग हिल गए और उसके होठों के एक कोने से खून निकल गया। इससे पहले जब अर्जुन देव ने आंगन में 4 सीजन कृपाण तकनीक का उपयोग किया था, तो उन्होंने वेरिटेबल एसेंस एनर्जी की एक महत्वपूर्ण मात्रा समाप्त कर दी थी। उसके बाद उन्होंने दिलीप के साथ लड़ाई में फिर से 4 सीजन सेबर तकनीक का इस्तेमाल किया। अब उसके पास अपनी सत्यसार ऊर्जा का केवल एक चौथाई हिस्सा शेष था। इसलिए जब अर्जुन देव ने अपनी वाइटल क्यूई और वेरिटेबल एसेंस एनर्जी का विलय किया, तो वो अपनी सामान्य शक्ति का आधा भी प्रदर्शन नहीं कर सका। रमन से पहले जिसने प्राचीन विशाल रक्तरेखा को सक्रिय किया था, वो थोड़ा कमजोर था। जब रमन ने स्थिति देखी तो वो जोर से हंसा, बहुत अहंकारी लग रहा था। इससे पहले कि झील का पानी फिर से इकट्ठा हो जाए, उसने एक और हमला करने की तैयारी की। बूम! हालांकि ठीक इसी समय एक नीली लौ ने अचानक रमन के सिर के ऊपर सफेद बादलों को जला दिया। नीली लौ फैल गई और जल्दी से आधे आकाश को ढक लिया। एक अजगर का पंजा कसकर मुट्ठी में बंध गया और आकाश से उतरा, रमन के सिर की ओर टकराया। रमन चौंक गया। उसने जल्दी से ड्रैगन के पंजे पर एक मुक्का फेंका, लेकिन आसमान से उतरा ड्रैगन का पंजा बिल्कुल भी नहीं हिला। हालांकि आसमान से उतरने वाले ड्रैगन पंजे को इलाके का फायदा मिला। इसके अलावा इसने रमन को चौंका दिया था। इससे पहले कि वह प्राचीन विशाल की आभा को संग्रहित कर पाता, मुक्के ने उसे वापस झील के तल पर पटक दिया। इस समय झील के दोनों हिस्से वापस एक साथ विलीन हो गए। इस टक्कर का बल 5000 किलोग्राम से अधिक था। तट पर रमन के युद्ध क्षेत्र के दोस्त मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन ठंडे पसीने से तरबतर हो गए। पुसी! रमन के बाहर कूदते ही हर जगह पानी के छींटे पड़ गए। उसके होठों के एक कोने से खून बह निकला। उसके सभी कपड़े फटे हुए थे, जिससे विस्फोटक शक्ति से भरी उसकी मजबूत मांसपेशियों का पता चल रहा था। लानत है! रमन को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव ऊपरी हाथ पकड़ने के बावजूद उन्हें मूर्ख बना देंगे। वो घबराया हुआ और हताश महसूस कर रहा था। हवा में उड़ना चाहता था। अर्जुन देव के हाव भाव नहीं बदले। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना को फैलाया और पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि रमन किस दिशा में जाएंगे। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी से आकाश पर मुक्का मारा और शांति से कहा, स्वर्ग जलता हुआ रुख, ड्रैगन पंजा। अर्जुन देव की वाइटल क्यूई उनके शरीर में जल गई और उनके तियानवन एक्यूपॉइंट से नीले धुएं का एक किनारा निकला, जिससे सफेद बादलों के बड़े पैच जल गए। एक नीला ड्रैगन पंजा आकाश से उतरा, जो 9 स्वर्गों की शक्ति को लेकर था। इसने रमन को फिर से झील के तल में तोड़ दिया। अजगर का क्रोध आकाश को उग्र लपटों से जला सकता है। आम लोग इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? इस तरह के दृश्य ने किनारे पर लोगों को चौंका दिया। कुशाल ने उदास भाव से कहा, मूल रूप से मैंने सोचा था कि रमन अपने अधिकांश सर्वोत्कृष्टता को समाप्त करने के बाद इस व्यक्ति को कुचल देगा। अप्रत्याशित रूप से उसके पास अभी भी इतना चौंकाने वाला भौतिक शरीर है। उसकी वाइटल क्यूई शायद 500 टन किलोग्राम तक पहुंच गई। हमें इस आदमी से छुटकारा पाना होगा, अन्यथा हम में से कोई भी सच्चा उत्तराधिकारी बनने के बारे में नहीं सोच सकता है। वो रमन और दिलीप से भी बड़ा खतरा है, गुरमीत ने दांत भींचते हुए कहा। एक बैंगनी कपड़े पहने आदमी विपरीत किनारे पर ऊंचे हरे पेड़ों में से एक पर चुपचाप खड़ा था। बैंगनी कपड़े पहने आदमी की आभा लगभग पूरी तरह से हरे पेड़ के साथ जुड़ी हुई थी। यही वजह थी कि इतना बड़ा लक्ष्य देखा जा सकता था। अप्रत्याशित रूप से किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक नजर में वो एक शाखा की तरह लग रहा था जो मूल रूप से पेड़ पर मौजूद थी। असाधारण, इतना खराब नहीं। अप्रत्याशित रूप से एक चौंकाने वाला भौतिक शरीर होने के अलावा इस साथी की कृपाण तकनीक भी इतनी राक्षसी है। ये व्यक्ति रॉबिन एयर था, जो 2 सच्चे उत्तराधिकारियों में से एक था,
जिन्होंने अतीत में अर्जुन देव को प्राप्त किया था। रॉबिन एयर के होंठ मुस्कुराते हुए उदासीनता से बोले, हालांकि मेरा क्विंटेसेंस खत्म होने वाला है। ये 2 अद्भुत मुट्ठी तकनीक भी कीमत के रूप में मेरे महत्वपूर्ण क्यूई जला देते हैं। मुझे डर है कि मैं अपनी रस्सी के अंत में हूं। मुझे उसकी मदद करनी है। इस व्यक्ति की क्षमता बहुत अच्छी है। वो दोस्ती करने लायक है। रॉबिन एयर के बोलने के ठीक बाद वो गिरते पत्ते की तरह नीचे बह गया, धीरे धीरे झील के केंद्र की ओर बढ़ रहा था। झील के तल पर मौजूद रमन बेहद उदास महसूस कर रहे थे। इस बार उसने अपना सबक सीख लिया था। उसने झील के तल पर अपनी सांस रोक रखी और एक प्राचीन विशालकाय की आभा को जमा कर लिया, जो अर्जुन देव को एक मुक्के से मारने के लिए अपनी सर्वोत्कृष्टता का आधा हिस्सा समाप्त कर देता था। बूम! झील का पानी अंतहीन मंथन कर रहा था, जैसे कोई विशाल प्राणी क्रूरता से दहाड़ रहा हो। जैसे ही लहरें बढ़ी, सभी ने पानी के नीचे एक भयानक ऊर्जा को महसूस किया। व्हाइट रोब ब्लेड्समैन, मरो! पानी का एक खंभा ऊपर उठ गया और रमन की आभा अपने चरम पर पहुंच गई। वह पानी से बाहर कूद गया और भयंकर रूप से दहाड़ने लगा। अर्जुन देव पर मुक्का मारते ही उनके पूरे शरीर को एक सुनहरी लौ ने ढक लिया। हालांकि इससे पहले कि रमन प्रतिक्रिया दे पाता, उसने एक बैंगनी आकृति को चमकते हुए देखा। फिर उसके सीने में लात मारी गई। उस किक का कोण चौंकाने वाला सटीक था, जो उसके एकमात्र कमजोर बिंदु को मार रहा था। किक में सर्वोत्कृष्टता बेहद भयानक थी, जो एक चरम मेडल ग्रेड मार्शल मोना की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। यह समुद्र की तरह विशाल और असीम था। रमन बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। उसने खून का एक बड़ा कौर उल्टी किया और उसके शरीर पर आग की लपटें गायब हो गई। फिर वो पहले से भी अधिक खेदजनक स्थिति में वापस पानी में गिर गया। वो बेहद उदास महसूस कर रहा था। रॉबिन एयर, 9 सच्चे उत्तराधिकारियों में से एक, यहां भी है। कुशाल और अन्य लोगों के भाव बदल गए। उन सभी की आंखों में संदिग्ध निगाहें थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रॉबिन एयर की हैसियत वाला कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में क्यों आएगा। लानत है, मुझे किसने लात मारी? क्या आप जीने से थक गए हैं? गुस्से से उबलते हुए रमन एक बार फिर पानी से बाहर कूद गया। अपनी आंतरिक चोटों को नजरअंदाज करते हुए वह जोर जोर से गाली देने लगा। जब बैंगनी रंग के कपड़े पहने रॉबिन एयर ने यह सुना, तो वो मदद नहीं कर सका, लेकिन मंद मंद मुस्कुराया। फिर वो बिजली की गति से दौड़ा और फिर से जोर से लात मारी। रमन, जो अभी अभी पानी से बाहर आया था, उसे फिर से झील में वापस लात मारने से पहले एक स्पष्ट नजर भी नहीं मिली। युद्ध क्षेत्र के सभी लोगों का स्वभाव उग्र था। जब रमन ने अपनी बुद्धि ठीक कर ली, तो वह तुरंत बाहर कूद गया। उसके पास अपने चेहरे से पानी पोंछने का भी समय नहीं था, क्योंकि वो कोसता रहा, लानत है, मुझे किसने लात मारी? हाँ, शाप देना। कोसना जारी रखें। रॉबिन एयर मंद मंद मुस्कुराए और कुछ भी नहीं समझाया। फिर उसने रमन को फिर से पानी में लात मारी। किनारे पर युद्ध क्षेत्र के लोगों का समूह फीका पड़ गया। जब उन्होंने देखा कि युद्ध क्षेत्र की प्रतिभा रमन को बार बार झील में लात मारी जा रही है, तो वे अपने दिलों में बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। अगर यह कोई और होता, तो वे बहुत पहले ही नियमों को नजरअंदाज कर देते और आरोप लगा देते। हालांकि सच्चे उत्तराधिकारी रॉबिन एयर का सामना करते समय उन्होंने कुछ भी कहने या कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। गुरगल, गुरगल। इस बार झील के तल पर रमन आखिरकार शांत हो गया। वह जानता था कि एक अविश्वसनीय व्यक्ति आ गया है। रमन ने डर से फिर से उभरने से पहले झील के तल पर अपनी सांस रोक ली। उसने केवल अपना आधा चेहरा दिखाया और ध्यान से देखा। रमन ने जब मुस्कुराते हुए सच्चे उत्तराधिकारी रॉबिन एयर को हवा में देखा, तो उसका दिल ठंडा हो गया। वह जल्दी से बाहर निकलने और माफी मांगने के लिए तैयार हो गया। हालांकि रमन को कुछ लगता था।
जैसे ही वह सतह पर उठा, वो वापस पानी में डूब गया। रमन का रूप बेहद हास्यपूर्ण था। आज कई बार पानी में गिरने के बाद उसके दिल में पहले ही एक परछाई बन चुकी थी। बड़े भाई रॉबिन, रमन आपसे माफी मांगता है। वह पहले असभ्य था और लात मारने का हकदार था। बहरहाल, बड़े भाई, कृपया बताएं कि आपने अर्जुन देव के साथ मेरे द्वंद्व में अचानक हस्तक्षेप क्यों किया? रमन ने अपनी आंखों में क्रोध को छिपाते हुए मुट्ठी मुट्ठी की सलामी देते हुए कहा। इस तरह के दृश्य ने कुशल और अन्य लोगों की निगाहें उत्साह से जगमगा उठीं। उनके दिलों में एक तीव्र तड़प दिखाई दी। ये एक सच्चा उत्तराधिकारी था। भले ही वह सही हो या गलत, अगर उसने तुम्हें लात मारी तो ऐसा ही हो। यदि आपने अशिष्टता से बोलने की हिम्मत की तो वह आपको लात मारना जारी रखेगा, यहां तक कि अगर उसने आपको गंभीर रूप से घायल कर दिया तो तर्क करने वाला कोई नहीं होगा। हालांकि सच्चे उत्तराधिकारियों की खेती उन मार्शल ऋषि बुजुर्गों जितनी ऊंची नहीं थी, फिर भी वे युवा थे, 40 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं थे। वे सभी प्रतिभाशाली लोग थे। भविष्य में वे निश्चित रूप से हाउटियन संप्रदाय के स्तंभ बनेंगे। उनकी स्थिति बड़ों के बराबर थी। वे आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के खिलाफ सजा के बुजुर्गों की पूरी शक्ति का उपयोग कर सकते थे और बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के जीवन और मृत्यु को सीधे नियंत्रित कर सकते थे। उनकी हैसियत ऊंची थी और जिन संसाधनों का उन्होंने आनंद लिया था, वे बड़ों की तुलना में और भी बेहतर थे। ये कुशल और अन्य लोगों के आजीवन लक्ष्य थे। रमन 2 महीने से अधिक समय से हाउटियन संप्रदाय में था। वो पहले से ही जानता था कि सच्चे उत्तराधिकारी कितने भयानक होते हैं। इसलिए जब रमन को पता चला कि जिस व्यक्ति ने उसे लात मारी वह रॉबिन एयर था, तो उसका सारा गुस्सा तुरंत गायब हो गया। रॉबिन एयर ने ठंडे स्वर में कहा, क्या युद्ध क्षेत्र के सभी लोग आपकी तरह बेशर्म हैं? अर्जुन देव ने सिर्फ दिलीप के साथ लड़ाई की, और जब वह नीचे थे तो आपने उनका फायदा उठाया। फिर भी आप अभी भी इसे द्वंद्व युद्ध कहने की हिम्मत करते हैं। रमन धीरे धीरे पानी से बाहर उड़ते हुए पीला पड़ गया। उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, अच्छा, उस स्थिति में मैं 2 महीने तक आपका इंतजार करूंगा। अर्जुन देव, अब से 2 महीने बाद आइए यहां अपने अधूरे द्वंद्व को समाप्त करें। क्या तुम्हारी हिम्मत है? अर्जुन देव ने उदासीनता से जवाब दिया, मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? यदि आप लड़ना चाहते हैं तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। मैं 2 महीने में यहां आपका इंतजार करूंगा। मूल रूप से रमन ने आज के द्वंद्व को जल्दी से समाप्त करने का इरादा किया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। अप्रत्याशित रूप से यह इस तरह समाप्त हो गया। रमन के मन में बहुत उदासी महसूस हुई। उसने ठंड से खर्राटे लिए और धीरे धीरे वापस चला गया। दूर से कुशल की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से उदास थी, क्योंकि उसने कहा, चलो भी चलते हैं। यह बच्चा अभी तक प्रमुखता से नहीं बढ़ा है, इसलिए हमें उससे निपटने का एक तरीका सोचना चाहिए। हालांकि वास्तव में उनका रॉबिन अयर से संबंध है। जब हम वापस आएंगे तो हमें इस पर चर्चा करनी होगी। उनमें से कुछ को अपने दिलों में खतरा महसूस हुआ और उनके हाव भाव बदसूरत थे। वे अब उतने आराम से नहीं थे जितने वे पहली बार आने पर थे। छोटे भाई अर्जुन देव, मैंने आप पर बहुत बड़ा उपकार किया है। क्या आप मुझे सीट के लिए वापस आमंत्रित नहीं करने जा रहे हैं? सभी के जाने के बाद रॉबिन अयर ने मुड़कर अर्जुन देव को देखकर मुस्कुराया। उसके पास अर्जुन देव था। उसे पता नहीं था। चैन ने भगवान किया। हालांकि अगर रॉबिन एयर नहीं आए होते तो भी अर्जुन देव के पास रमन को हराने की 60% संभावना थी। हालांकि ताइजी यिनयांग फ्लेम डायग्राम और ब्लू ड्रैगन का रहस्य उजागर हो गया होगा। रॉबिन एयर जानते थे कि अर्जुन देव क्या सोच रहे हैं। वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, ज्यादा मत सोचो। किसी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए कुछ लाओ। ये सिर्फ सुविधा की बात थी। अर्जुन देव के मन में संदेह गहरा गया। हालांकि वो केवल उन्हें एक तरफ रख सकता था
और रॉबिन एयर को अपने आंगन में ले जा सकता था। रॉबिन एयर ने उस चाय की एक चुस्की ली जो अर्जुन देव ने उनके लिए बनाई थी। फिर उसने एक जेड बोतल और एक ब्रोकेट बॉक्स निकाला। उन्होंने कहा, ब्रोकेट बॉक्स में मोनार्क ब्लड ग्रास का एक डंठल है। इसका सेवन करने के बाद ये एक किसान के रक्त में सुधार कर सकता है, जिससे उन्हें एक प्राचीन सम्राट की रक्तरेखा का पता चल सकता है। जेड बोतल में ड्रैगन मैरो की आधी बूंद है। ये एक कल्टीवेटर के मज्जा में रिस सकता है और उनकी हड्डियों को पूर्ण पुनर्जन्म से गुजरने की अनुमति दे सकता है, जिससे उन्हें ड्रैगन की हड्डी की रक्षा का 10वां हिस्सा मिलता है। दोनों को एक साथ जोड़े गए मूल्य को खरीदना मुश्किल होगा, भले ही कोई लाखों सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स खर्च करे। अर्जुन देव के हृदय में बड़ी बड़ी लहरें उमड़ पड़ी। क्या ये दो चीजें मेरे लिए हो सकती हैं? हाँ, वह सही है। ये दो प्राकृतिक खजाने आपके लिए हैं। यहां तक कि मुझे भी ऐसी चीजों से जलन होती है, रॉबिन एयर ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। रॉबिन एयर ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। वो झूठ नहीं बोल रहा था। 10 मिलियन अपर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स एक सच्चे शिष्य के लिए भी एक बड़ी राशि थी। इसके अलावा इन दो प्राकृतिक खजानों को स्पिरिट स्टोन्स के साथ मापना वास्तव में बहुत मुश्किल था। अगर किसी के पास पैसा होता तो भी वो उसे खरीद नहीं सकता था। ज्यादातर लोग उन्हें खुद ही खा लेंगे। ये खुशी भी अचानक आ गई। अर्जुन देव को विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। उसने पूछा, बड़े भाई रॉबिन, मुझे ये 2 आइटम किसने दिए? रॉबिन एयर ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मुझे यकीन नहीं है। पहली सीनियर सिस्टर ने बुशन पैलेस में किसी को आपको पास करने के लिए कहा। जहां तक ये सवाल है कि उन्हें आपको किसने दिया, मैं भी नहीं जानता। मैंने केवल पहली वरिष्ठ बहन से सुना है कि इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। रॉबिन एयर ने जिस पहली वरिष्ठ बहन का उल्लेख किया है, वो हाउटियन संप्रदाय बेदेही की शीर्ष सच्ची उत्तराधिकारी थी। वह देवलोक डोमेन की युवा पीढ़ी के 7 दिग्गजों में से एक थी, जो 3 पवित्र गुरुओं के बेटों के बाद दूसरे स्थान पर थी। वो निस्संदेह महिलाओं के बीच एक नायक थी। 18 दक्षिणी प्रांतों में हाउटियन संप्रदाय की प्रतिष्ठा महान परिवारों के अन्य 2 9 रैंकों की तुलना में अधिक थी। रहस्यमय संप्रदाय मास्टर के अलावा इसका एक बड़ा कारण इस महिला की प्रतिष्ठा थी। रॉबिन एयर के जाने के बाद भी अर्जुन देव को अभी भी ये पता नहीं चल पाया कि कौन इतना उदार है कि उन्हें इस तरह का तोहफा दे सके। अर्जुन देव को कुनलुन क्षेत्र में किसी के साथ बातचीत करना याद नहीं था। कोई बात नहीं, ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं है। ये 2 प्राकृतिक खजाने मेरे लिए बहुत उपयोगी है। मूल रूप से मुझे चिंता थी कि मैं थोड़े समय में फम एंड बॉडी टेम्परिंग आर्ट की 6ठी परत के शिखर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अब मैं आराम कर सकता हूं, अर्जुन देव ने धीरे से कहा, क्योंकि उन्होंने जेड की बोतल और ब्रोकेट बॉक्स को अपनी यूनिवर्स रिंग में रखा। इस आंगन को किराए पर लेने के बाद अर्जुन देव के पास केवल 10 लाख सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स बचे थे। अर्जुन देव ने कुछ हिसाब किताब किए। 1 मिलियन सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स उसे केवल थोड़े समय के लिए फम एंड बॉडी टेम्परिंग आर्ट के मध्य चरण तक पहुंचने की अनुमति देंगे। यदि सब कुछ सुचारू रूप से चला तो वह सबसे अच्छे रूप में फम एंड बॉडी टेम्परिंग आर्ट के अंतिम चरण तक पहुंचने में सक्षम होगा। उन्होंने आकाश बॉडी टेम्परिंग कला के शिखर तक पहुंचने के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। उसके वाइटल क्यूई के 500 टन बल तक पहुंचने के बाद इसे 10% तक बढ़ाना भी बहुत मुश्किल होगा। इस मोनार्क ब्लड ग्रास और ड्रैगन मैरो की आधी बूंद से उसकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। जहां तक उन्हें किसने भेजा है, ये उसके लिए भविष्य में विचार करने के लिए एक समस्या होगी। अर्जुन देव ने आंगन में खेती के कमरे में स्पिरिट नस की उत्पत्ति का उपयोग करके जल्दी से अपने थके हुए सर्वोत्कृष्टता को फिर से भर दिया। फिर वो तुरंत आंतरिक शहर में जड़ी बूटी की दुकान पर गया, जहां उसने क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल खरीदी। दुकान ठंडी और हंसमुख थी, ज्यादा कारोबार नहीं था। दुकान के सहायक और मालिक सभी निराश लग रहे थे। अचानक जब मालिक ने अर्जुन देव को अंदर आते देखा,
तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसे तुरंत याद आया कि ये वो अमीर ग्राहक था जिसने 2 क्विंटल गैदरिंग पिल्स खरीदने के लिए 2 लाख सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स खर्च किए थे। मालिक तुरंत खड़ा हो गया और मुस्कुराया। हमें आखिरी बार मिले कुछ दिन हो गए हैं। छोटे भाई की खेती में काफी सुधार हुआ है। बधाई हो। मालिक की आंखें बहुत तेज थी। एक नजर से वह बता सकता था कि अर्जुन देव ने क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन किया था। अर्जुन देव की ताकत पिछली बार की तुलना में कम से कम 20% अधिक मजबूत थी। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और शांति से बोले, ये नहीं कहा जा सकता कि मेरी साधना में बहुत सुधार हुआ है। औषधीय गोलियां और प्राकृतिक खजाने जिन्हें मैंने पहले बताया था, उन्हें बाहर लाओ। मालिक चौंक गया। अर्जुन देव ने पहले जिन औषधीय गोलियों का उल्लेख किया था, उनकी कीमत कुल 7 या 8 लाख सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन थी। यहां तक कि एक नियमित आंतरिक संप्रदाय का शिष्य भी इतने सारे लोगों को बाहर नहीं निकाल पाएगा। अर्जुन देव को इतने स्पिरिट स्टोन कहां से मिले? क्या गलत है? क्या वे सभी बिक गए हैं? अर्जुन देव ने मालिक को नहीं हिलते हुए देखकर थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए पूछा। जब मालिक ने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो उसने जंगली खुशी की अभिव्यक्ति प्रकट की। वह चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? जल्दी करो। शरीर तड़के वाले काश्तकारों के लिए औषधीय गोलियां और प्राकृतिक खजाने लाओ। जल्द ही अर्जुन देव के सामने काउंटर औषधीय गोलियों और शरीर तड़के के लिए प्राकृतिक खजानों से भर गया। अर्जुन देव ने लापरवाही से उनके माध्यम से देखा और कहा, आप उन औषधीय गोलियों को हटा सकते हैं जो वाइटल क्यूई के 500 टन बल के लिए उपयोगी नहीं है। मालिक एक बार फिर हैरान रह गया। यह अर्जुन देव बहुत बूढ़ा नहीं लग रहा था, केवल 21 या 22 साल का था। उनके लिए एक अवर ग्रेड मार्शल सम्राट होना देवलोक डोमेन में बहुत चौंकाने वाला नहीं था। हालांकि अर्जुन देव का भौतिक शरीर भी वाइटल क्यूई के 500 टन बल तक पहुंच गया था। यह काफी डरावना था। घटिया औषधीय गोलियां और प्राकृतिक खजाने को लेने के बाद अर्जुन देव ने उन्हें गिना और स्पिरिट फ्रीजिंग गोलियों की एक बोतल निकाली। भौतिक शरीर को तड़का लगाना धातु के एक टुकड़े को धधकती आग में फेंकने जैसा था। इसे हजारों बार तड़का लगाना, इसे स्टील में तड़का लगाना था। यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी। जितना आगे जाएगा, दर्द उतना ही भयानक होगा। इसलिए कई साधक भौतिक शरीर को तड़का लगाने में समय बिताने के लिए तैयार थे। स्पिरिट फ्रीजिंग पिल कुन्नुन क्षेत्र के लिए अद्वितीय एक औषधीय गोली थी। यह तड़के की प्रक्रिया के दौरान दर्द को कम कर सकता है। अगर सही समय पर इस्तेमाल किया जाए तो यह बहुत उपयोगी होगा। हालांकि यह बहुत महंगा था। एक बोतल में 3 से अधिक स्पिरिट फ्रीजिंग पिल्स नहीं थी। हालांकि उनकी कीमत 1,50,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है, जो रैंक 8 क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल के बराबर है। इसके अलावा स्पिरिट फ्रीजिंग पिल ने केवल दर्द को कम किया। यह क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल की तुलना से बहुत दूर था। यह कहना पड़ा कि बॉडी टेम्परिंग कल्टिवेटर का खर्च वास्तव में चौंकाने वाला था। स्पिरिट फ्रीजिंग पिल चुनने के बाद अर्जुन देव ने ड्रैगन जेली ऑइंटमेंट का घेर निकाला। ड्रैगन जेली ऑइंटमेंट एक विशेष फॉर्मूले का उपयोग करके अर्थ ड्रैगन और फायर ड्रैगन फ्रूट के खून से बनाया गया था। जब इसे साफ पानी में रखा जाता है तो ये एक औषधीय तरल बन जाता है। जब एक कल्टिवेटर इसमें भिगोकर अपने शरीर को तड़का लगाता है तो औषधीय ऊर्जा की मदद से वे आधे प्रयास के साथ दोगुना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की कई दवाएं थी। हालांकि अर्जुन देव के साधना क्षेत्र में ड्रैगन जेली मरहम सबसे प्रभावी था। उसके बाद अर्जुन देव ने ब्लड रिफाइनिंग की गोली मांगी। रक्त शोधन गोली का मोनाग ब्लड ग्रास के समान प्रभाव था। हालांकि प्रभाव दुनिया से अलग थे। हालांकि इसने उन्हें मोनाग ब्लड ग्रास का सेवन करने से पहले ब्लड रिफाइनिंग पिल का उपयोग करने से नहीं रोका। अंत में अर्जुन देव ने एक पीले स्पिरिट फूल को निकाला। येलो स्पिरिट फ्लावर का ड्रैगन मैरो की आधी बूंद के समान प्रभाव था। हालांकि
उत्तरार्ध को एक प्राचीन ड्रैगन की रीढ़ से निकाला गया था, इसलिए दोनों एक ही स्तर पर नहीं थे। दुकान का मालिक खुशी से मुस्कुराया क्योंकि उसने वस्तुओं को गिना। फिर उन्होंने अर्जुन देव से कहा, कुल मिलाकर इसकी कीमत 1,06,00,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स होगी। हालांकि आप एक हाउटियन संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य हैं। ये क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल खरीदने के समान है। आपको केवल आधे स्पिरिट स्टोन्स का भुगतान करने की आवश्यकता है। अर्जुन देव ने सारी वस्तुएं रख दी। फिर उसने 8,00,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन निकाले और उन्हें दुकान के मालिक को दे दिया। अर्जुन देव के पास अभी भी कुछ स्पिरिट स्टोन्स थे, लेकिन वह जाने की जल्दी में नहीं थे। बॉस, क्या आप जानते हैं कि मैं शहर में अमर आत्मा के छल्ले कहां से खरीद सकता हूं? उनकी लागत कितनी होगी? दुकान का मालिक बुदबुदाया, अमर आत्मा के छल्ले। आप उन्हें शहर के नीलामी घरों में जरूर खरीद सकते हैं। हालांकि वहां की चीजें बहुत महंगी हैं। यदि आप उन्हें खरीदना चाहते हैं तो आप शहर के पश्चिम में विविध गुड स्ट्रीट पर जा सकते हैं। वह स्थान विविध वस्तुओं में माहिर है। कुछ अज्ञात खजाने भी हैं जो आप अवशेषों में पा सकते हैं। जहां तक कीमत की बात है, आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को अमर आत्मा के छल्ले खरीदते समय कोई छूट नहीं मिलती है। अधिक महंगे लोगों की कीमत 1,000,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। बदतर लोगों की कीमत केवल हजारों सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। इमोर्टल स्पिरिट रिंग जितनी महंगी होगी, अंदर की जगह उतनी ही बड़ी होगी। बेशक खपत भी अधिक है। अर्जुन देव ने धीरे से आह भरी और कहा, अमर आत्मा की अंगूठी ऊर्जा की खपत करती है। मालिक ने अपनी दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराया। यह स्वाभाविक है, अन्यथा उसे अपनी खुद की दुनिया बनाने की ऊर्जा कहां से मिलेगी? जब तक यह अमर युग की एक अमर आत्मा की अंगूठी नहीं है जिसका उपयोग सीमित तरीके से किया जा सकता है, वर्तमान अमर आत्मा के छल्ले सभी को स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता होती है। अर्जुन देव ने गहन विचार में प्रवेश किया। फिर उन्होंने पूछा, औसत दर्जे का ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स? अर्जुन देव के पास कई मिलियन मेडल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थे, लेकिन उनके पास उन्हें खर्च करने के लिए जगह नहीं थी। यदि वो उन्हें अमर आत्मा की अंगूठी में उपयोग कर सकता है तो वो उन्हें बर्बाद नहीं करेगा। हां, प्रभाव समान है। यह सिर्फ इस बात की बात है कि आप कितना उपयोग करते हैं। अपना इच्छित उत्तर प्राप्त करने के बाद अर्जुन देव ने मुट्ठी भर की सलामी दी और जाने की तैयारी की। छोटे भाई, एक पल रुको। दरअसल मेरे पास यहां एक अमर आत्मा की अंगूठी है। अतीत में आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन नहीं थे और वे इसका उपयोग विनिमय करने के लिए करते थे। इसमें ऊर्जा पहले ही मुरझा चुकी है। हालांकि यह अभी भी काफी बड़ा है, कम से कम 1,000 हेक्टेयर। ऐसा लग रहा था कि मालिक ने कुछ सोचा है। अचानक अर्जुन देव को पुकारा। अर्जुन देव ने दूसरे पक्ष को एक अजीब नजर से देखा। फिर उसने चुपचाप वो अंगूठी प्राप्त की जो दूसरे पक्ष ने उसे सौंपी थी। इसे आकार देने के बाद उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना में भेजा। अर्जुन देव ने घुप अंधेरे के अलावा कुछ नहीं देखा। प्रकाश के लगभग नगण्य स्थान के अलावा वो कुछ और नहीं देख सकता था। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके, लेकिन भौहें चढ़ा दी। हालांकि उसने पहले अमर आत्मा की अंगूठी नहीं देखी थी, लेकिन उसे इस तरह मूर्ख नहीं बनाया जाएगा। जाहिर है इसमें कुछ गड़बड़ थी। एक क्षण रुकिए, इसे वापस करने में जल्दबाजी न करें। अचानक अर्जुन देव के दिमाग में अभिमा की आवाज गूंज उठी। उसने घुप काली जगह में एक आकृति चमकती देखी। ये अभिमा था। इस वलय में अमर युग की बहुत घनी आभा है। अपने मेडल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में टॉस करें और एक नजर डालें। बिना कुछ कहे अर्जुन देव ने 10 लाख मेडल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स फेंके। घुप काली जगह में बूंदाबांदी हुई। बारिश की बूंदों ने एक फीकी चमक दी। बहुत सुंदर लग रही थी। हालांकि बारिश रुकने के बाद पिचकारी जगह नहीं बदली। कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। यह सिर्फ घुप काला था। जारी रखें। यह देखकर कि अभिमा जारी रखना चाहता है।
अर्जुन देव ने एक और 2 मिलियन मेडल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में फेंक दिया। हालांकि कुछ भी नहीं बदला। जारी रखें। अर्जुन देव ने 3 मिलियन मेडल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स फेंके। रोशनी नीचे टपक रही थी, लेकिन कुछ नहीं बदला। जारी रखें। अर्जुन देव को उलझन महसूस हुई। इस कुन्नून क्षेत्र में औसत दर्जे के ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स बहुत उपयोगी नहीं थे। हालांकि वे गोभी नहीं थे। उनका उपयोग स्पिरिट गैदरिंग मोतियों को परिष्कृत करने और कुछ नुकसान उठाने के बाद सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के आदान प्रदान के लिए किया जा सकता है। कुछ ही क्षणों में उसने अपने सभी मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों का उपयोग कर लिया था। अगर उसे फिर भी कुछ नहीं मिला तो वह वास्तव में मूर्ख होगा। अभिमा ने उत्सुकता से कहा, जल्दी करो। बस एक और 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स में फेंक दें। यदि आप धीमे हैं तो सामने के सभी स्पिरिट स्टोन्स चले जाएंगे। असहाय अर्जुन देव केवल अंतिम 2 मिलियन मेडल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में जगह बना सके। अर्जुन देव अब प्रकाश का मूल रूप से छोटा सा कण आकाश में लटके हुए एक छोटे से सूरज में बदल गया था। रिंग में दुनिया अपनी जगह थी। पहाड़, नदियां और विशाल असीम मैदान थे। हर जगह हर तरह के फूल, घास और पेड़ थे। यह बहुत जीवंत लग रहा था। एक विशाल क्षेत्र को कवर करता था। अभिमा ने हंसते हुए कहा, मूर्ख बव्वा, तुमने एक खजाना उठाया है ना? यह अमर युग की एक वास्तविक अमर आत्मा की अंगूठी है। अतीत में जब मैं थंडर किंग के साथ साहसिक कार्य कर रहा था तो मैंने एक को देखा। इसे खोलने के लिए हमें एक ही समय में बड़ी संख्या में स्पिरिट स्टोन्स फेंकने पड़े। अर्जुन देव मन ही मन प्रसन्न हुआ, लेकिन उसके हाव भाव नहीं बदले। बिना कुछ कहे उसने अमर आत्मा की अंगूठी को गहरे भाव से मालिक की ओर फेंक दिया और जाने के लिए मुड़ गया। छोटे भाई, एक पल रुको। एक क्षण रुकिए। यह अंगूठी वास्तव में सिर्फ ऊर्जा से रहित है। बस कुछ और स्पिरिट स्टोन्स फेंको और यह ठीक हो जाएगा। मालिक ने जाने से इनकार करते हुए अर्जुन देव को पकड़ लिया। अर्जुन देव ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूं? यह अंगूठी पहले से ही क्षतिग्रस्त है। यह पूरी तरह से बेकार है। मालिक ने हंसते हुए कहा, यह क्षतिग्रस्त होने पर भी ठीक है। इसकी मरम्मत की जा सकती है। इस बारे में क्या ख्याल है? मैं इसे आपको कम कीमत पर बेचूंगा। 1 लाख सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन। यह देखकर कि अर्जुन देव के हाव भाव नहीं बदले, मालिक ने अपने दांत भींच लिए और कहा, 80,000 नहीं, 50,000 भी ठीक है। सबसे कम कीमत 30,000 है। अर्जुन देव ने कहा, मैं स्पिरिट फ्रीजिंग पिल्स की एक और बोतल खरीदूंगा। मैं ये अंगूठी तुम्हें उपहार के रूप में दूंगा। मालिक ने चारों ओर देखा और तुरंत गणना शुरू कर दी। स्पिरिट फ्रीजिंग पिल्स से लाभ लगभग 30,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स था। इस घटिया अंगूठी का कोई मोल नहीं था। अर्जुन देव भाग्यशाली होंगे कि वह इसे फेंक पाएंगे। जल्द ही मालिक एक जवाब के साथ आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डील। उसे स्पिरिट फ्रीजिंग पिल्स की एक और बोतल दें। अर्जुन देव ने 1,50,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स निकाले और ध्यान से अमर स्पिरिट रिंग और स्पिरिट फ्रीजिंग पिल्स को दूर रख दिया। फिर उसने अपनी अभिव्यक्ति छिपाई और दुकान से बाहर चला गया। मालिक, क्या वो अमर आत्मा की अंगूठी नहीं थी जिसे आपने विविध गुड स्ट्रीट से उठाया था? आपने इसे किसी और को मुफ्त में क्यों दिया? मालिक खुशी से हंसे और बोला, तुम क्या जानते हो? मैं बस डींग मार रहा था। विविध गुड स्ट्रीट के उन पुराने साथियों ने मुझे धोखा देकर मार डाला। मैंने इसे 10,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में खरीदा था। अंत में मैंने 5 मिलियन मेडल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स बर्बाद कर दिए और फिर भी अंदर की जगह खोलने का प्रबंधन नहीं किया। मैं भाग्यशाली था कि मैं इसे इस घमंडी बाई को फेंकने में सक्षम था। दुकान के बाहर अर्जुन देव बहुत देर तक बाहर चले गए, इससे पहले कि उन्होंने जंगली खुशी की अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने पूरी तरह से अपनी उंगली पर अमर आत्मा की अंगूठी पहनी थी। उसकी आंखें खुशी से भर गई।
जब अर्जुन देव अपने आंगन में लौटे तब भी वो अपने दिल की खुशी को छिपा नहीं पाए। इमोर्टल स्पिरिट रिंग के मालिक ने वास्तव में उसे 50,000 हेक्टेयर की अमर स्पिरिट रिंग मुफ्त में दी थी। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन देव ने ब्रह्मांड की अंगूठी से पाताल के खूल के साथ मिट्टी के विशाल टुकड़े को बाहर निकाला और उसे शिव ध्वनि के साथ हवा में ले गया। आध्यात्मिक ऊर्जा के समर्थन के बिना लगभग 3 महीने के बाद नीदरलैंड का खूल स्पष्ट रूप से काफी मुरझा गया था। सौभाग्य से खूल के केंद्र में सफेद लौ केवल थोड़ी मंद थी। यह अभी भी जीवन शक्ति से भरा हुआ लग रहा था, जिसमें मुरझाने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। अर्जुन देव ने हवा में मिट्टी के चौकोर टुकड़े को पार करने के लिए अमर आत्मा की अंगूठी का उपयोग किया। एक मजबूत सक्शन ने इसे अंदर खींच लिया। उसने अपनी आध्यात्मिक भावना को अमर आत्मा की अंगूठी में भेजा और मिट्टी का वो टुकड़ा चुपचाप हवा में तैरने लगा। अर्जुन देव ने पाया कि उनकी आध्यात्मिक भावना रिंग के भीतर दुनिया में मिट्टी के उस टुकड़े को आसानी से नियंत्रित कर सकती है। हालांकि जब अर्जुन देव ने रिंग के भीतर इस विशाल और असीम दुनिया को देखा तो उन्हें कुछ चिंता हुई। वो नहीं जानता था कि इसे कहाँ रखा जाए। मेरे साथ आओ, पाताल लोक के खूल को स्पिरिट वेन के मूल पर रखें। यह तेजी से बढ़ेगा, अभिमा ने कहा कि वह तैर रही थी। अर्जुन देव ने नीदरलैंड के खूल को नियंत्रित किया और अभिमा का अनुसरण किया। साथ ही उन्हें लगा कि यह अजीब है। उन्होंने पूछा, इस अंगूठी में एक आत्मा की नस है, मैं इसे महसूस क्यों नहीं करता? अभिमा धीरे से मुस्कुराया और कहा, वहां है। हालांकि यह सिर्फ एक रैंक एक स्पिरिट वैन है। इसके अलावा यह सबसे निचली रैंक का है। यह जिस क्षेत्र को कवर करता है वो काफी छोटा है। भविष्य में जब आप काफी मजबूत होंगे तो आप कुछ और उच्च रैंक वाली स्पिरिट वैन्स ला सकते हैं। उस समय आप यहां अपना खुद का जड़ी बूटी खेत रख सकते हैं। अभिमा के नेतृत्व के बाद अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना ने नीदरलैंड के खूल को एक छोटे से जड़ी बूटी के खेत में लाया। अभिमा ने एक छोटी सी चाल चली और तुरंत जमीन में एक बड़ा छेद खोल दिया। छेद के तल पर एक आध्यात्मिक प्रकाश टिमटिमा रहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा के तार सफेद धुंध में बदल गए और ऊपर उठ गए। ये वैसा ही था जैसा अभिमा ने कहा था। यहां वास्तव में एक आत्मा नस थी। नीदरलैंड के खूल के साथ मिट्टी के चौकोर टुकड़े ने धीरे धीरे छेद को भर दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा की पुनः पूर्ति के साथ निराश नीदरलैंड खूल तुरंत बहुत उज्जवल हो गया। जब अर्जुन देव ने यह दृश्य देखा तो मन ही मन खुश हो गए। नीदरलैंड के खूल में नीदरलैंड की लौ एक बेहतर यिन विशेषता वाली लौ थी। एक्सट्रीम यिन फ्लेम द्वारा इसे भस्म करने के बाद यह एक्सट्रीम यिन फ्लेम की ताकत को काफी बढ़ा सकता है, जिससे ताइजी यिनयांग फ्लेम डायग्राम की ताकत बढ़ सकती है। सभी के साथ यांग लॉ फली फूली थी जबकि यिन लॉ कम हो गई थी। संतुलन बनाए रखने के लिए अर्जुन देव अपनी दाहिनी आंख में पर्पल थंडर ट्रू फायर की ताकत का आधा भी नहीं निकाल सके। इसने ताइजी यिनयांग फ्लेम डायग्राम की ताकत को बहुत सीमित कर दिया। ताइजी यिनयांग फ्लेम डायग्राम अर्जुन देव के सबसे महान तुरुप के पत्तों में से एक था। एक निश्चित दृष्टिकोण से यह हेवन रैंक मार्शल तकनीक ड्रैगन सबयूंग स्लैश से भी अधिक मजबूत था। इस कुनलुन क्षेत्र में हालांकि हेवन रैंक वाली मार्शल तकनीक महंगी थी, लेकिन वे विशेष रूप से कीमती नहीं थी। महान परिवारों के विभिन्न 9 रैंकों के सच्चे उत्तराधिकारी सभी एक स्वर्ग रैंक मार्शल तकनीक प्राप्त करेंगे। केवल ताइजी यिनयांग फ्लेम आरेख ही यिन और यांग के संतुलन को प्राप्त कर सकता था, जिसे प्राचीन काल से कोई भी हासिल नहीं कर पाया था। अर्जुन देव ने उन्हें एक साथ मिलाने के लिए पृथ्वी पर अद्वितीय ताइजी यिनयांग फ्लेम डायग्राम का उपयोग किया। यहां तक कि मार्शल ऋषि सम्राट वू भी ऐसा नहीं कर सके। आप भविष्य में यहां रहेंगे। मेरे द्वारा आपको नीदरलैंड के खूल की देखभाल करने में मदद करने के साथ आप इसे कुछ महीने पहले परिपक्व कर सकते हैं, अभिमा ने एक मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि वो आलस्य से खेल रही थी। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, आप जानते हैं कि ये कैसे करना है? अभिमा के होंठ सिकुड़ गए क्योंकि उसने उत्तर दिया, ये स्वाभाविक है।
अतीत में मैंने थंडर किंग की अमर आत्मा की अंगूठी की देखभाल करने में मदद की थी। हर सम्राट वू की अपनी अमर आत्मा की अंगूठी होती है। वो अपने स्वयं के जड़ी बूटियों के खेत का पोषण करने के लिए स्पिरिट ट्री और स्पिरिट जड़ी बूटियों को लूट सकता है। अमर युग की अमर आत्मा की अंगूठी प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। यहां तक कि कुछ शिखर मार्शल ऋषि भी आपसे ईर्ष्या करेंगे। बस यही बिंदु आपको कई लोगों से आगे रखता है। अर्जुन देव मुस्कुराए और कुछ नहीं बोला। वो केवल अभिमा की बातें सुन सकता था। अर्जुन देव की वर्तमान ताकत के साथ उनके लिए स्पिरिट ओरिजिन के लिए लड़ना असंभव होगा, भले ही वह सिर्फ रैंक 1 हो। वे मार्शल ऋषि उसे एक थप्पड़ से मार सकते थे। अभिमा की मदद से अर्जुन देव को पाताल के खूल की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने अमर आत्मा की अंगूठी से अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस ले लिया और आकाश बॉडी टेम्परिंग कला की खेती करने की तैयारी शुरू कर दी। अर्जुन देव ने एक बड़ा बाथटब ढूंढा और उसमें साफ पानी भर दिया। फिर उसने धीरे धीरे ड्रैगन जेली ऑइंटमेंट को पानी में डाल दिया। ची ची पानी तुरंत उबल गया और ड्रैगन जेली मरहम का औषधीय प्रभाव धीरे धीरे बाहर आ गया। साफ पानी जल्दी से गर्म हो गया और एक औषधीय सुगंध पूरे कमरे में फैल गई। अर्जुन देव ने रुकने से पहले ध्यान से देखा। शेष ड्रैगन जेली मरहम ऐसा लग रहा था कि इसे 2 बार और इस्तेमाल किया जा सकता है। 1,00,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स ऐसे ही चले गए। अपने कपड़े उतारते हुए अर्जुन देव बुदबुदाया, मैंने इस ड्रैगन जेली ऑइंटमेंट को खरीदने के लिए इतने पैसे खर्च किए। मुझे उम्मीद है कि इसका कुछ असर होगा। अर्जुन देव ने आई स्पिरिट की गोली मुंह में रखी और बाथटब में प्रवेश किया। फिर वो पालथी मारकर बैठ गया। पानी में औषधीय तरल तुरंत उनके छिद्रों से रिसकर अर्जुन देव के शरीर में प्रवेश कर गया। अर्जुन देव का रंग लाल हो गया। उसने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में एक गर्म धारा फैली हुई है। उनके भौतिक शरीर की ताकत और कठोरता धीरे धीरे कमजोर दर से बढ़ती गई। उसके डेंटियन में सर्वोत्कृष्टता बहना बंद हो गई और सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन देव ने अपनी वाइटल क्यूई को परिचालित किया, जिससे वो अपने शरीर को ऊपर और नीचे बहने दिया, जिससे औषधीय ऊर्जा बढ़ गई। ची ची जैसे ही अर्जुन देव ने अपनी वाइटल क्यूई को प्रसारित किया, उनकी हड्डियों, रक्त, त्वचा और मांस को ऐसा लगा जैसे उन्हें स्टील के हथौड़े से मारा जा रहा हो। दिल दहला देने वाला दर्द असहनीय था। फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की पहली 5 परतें भी दर्दनाक थी। हालांकि ये इस बार की तरह तीव्र नहीं था। इसके अलावा औषधीय ऊर्जा की मदद से तीव्र दर्द दोगुना हो गया। अर्जुन देव स्पिरिट फ्रीजिंग पिल को कुचलने की जल्दी में नहीं थे। वो हजारों बार तड़के के दर्द को सहने के लिए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पर भरोसा करता था और अपने दांत भींच लेता था। रात चुपचाप आ गई। सुबह का सूरज बिना किसी के देखे उग गया और डूब गया। अर्जुन देव समय के प्रवाह को पूरी तरह से भूल गए। जैसे जैसे उन्होंने फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट और ड्रैगन जेली ऑइंटमेंट को प्रसारित किया, उनके भौतिक शरीर की ताकत तेजी से बढ़ती गई। दर्द किसी की हड्डियों में कीड़ों की तरह था, छाया की तरह उनका पीछा कर रहा था, लगातार किसान की इच्छा पर सवाल उठा रहा था। जब तक अर्जुन देव ने आकाश बॉडी टेम्परिंग कला का प्रसार किया, तब तक दर्द लगातार उन पर हमला करता था। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, दर्द बढ़ता गया। खेती करना बंद करके ही वह दर्द को खत्म कर सकता था। इस समय एक कृषक की इच्छा और मानसिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो गई। आप अकेलेपन और प्रलोभन को सहन कर सकते हैं। आपके पास उत्कृष्ट प्रतिभा, उत्कृष्ट योग्यता और उत्कृष्ट समझ क्षमता है। आप अपने शत्रुओं के प्रति निर्दयी हैं, कोई दया नहीं दिखाते हैं। हालांकि आप अपने प्रति अधिक निर्दयी होने की हिम्मत नहीं करते हैं। यदि आप हजारों बार संयमित होने का दर्द सहन नहीं कर सकते हैं, तो आप भीड़ से अलग दिखकर एक शिखर विशेषज्ञ नहीं बन पाएंगे। बने रहना, बने रहना, बने रहना। अर्जुन देव उसके मन में दहाड़ उठा। उन्होंने हार नहीं मानी।
उन्होंने लगातार फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट को प्रसारित किया, दर्द के अपनी सीमा को पार करने की प्रतीक्षा की। जब वह दर्द से बेहोश हो जाता था तो वह जल्दी से स्पिरिट फ्रीजिंग पिल को अपने मुंह में कुचल देता था। अर्जुन देव के उग्र शरीर से तुरंत एक हड्डी कंपा देने वाली ठंडक आ गई। जो दर्द उसकी सीमा को पार करने वाला था वो तुरंत कम हो गया। स्पिरिट फ्रीजिंग पिल दर्द को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकी, ये केवल इसे धीमा कर सकता था। हालांकि यह इस समय अर्जुन देव को बेहोश होने से रोकने में सक्षम था। यह बहुत उपयोगी था। स्पिरिट फ्रीजिंग पिल का प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहेगा। अर्जुन देव ने साधना करना जारी रखा, एक ही बार में इस सीमा को तोड़ने की तैयारी की। हर बार जब वह अपनी सीमा तक पहुंचता था तो वो फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट में एक छोटी सी सफलता हासिल करता था। जल्द ही स्पिरिट फ्रीजिंग पिल का प्रभाव खत्म हो गया। अर्जुन देव ने तुरंत खेती करना बंद कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि दर्द के कारण वह बेहोश हो जाता था। अगर वह जिंदा रहा तो वो अपनी साधना का समय बर्बाद कर देगा। पानी के छींटे के बीच अर्जुन देव उठकर बाथटब से बाहर चले गए। उसने लापरवाही से अपने शरीर पर औषधीय तरल को पोंछ लिया। अर्जुन देव ने अपनी मुट्ठियों को कसकर पकड़ लिया क्योंकि उन्हें एक अत्यंत मजबूत बल महसूस हुआ। काचा अर्जुन देव के शरीर की हड्डियां ऐसे चटक उठीं जैसे फलियां तलती जा रही थी। एक निराकार शक्ति अनियंत्रित रूप से फैल गई। कमरे में हवा का प्रवाह अंतहीन रूप से बढ़ गया। कुछ गहने अचानक बिखर गए, टुकड़ों में बदल गए जो हवा में नाचते थे। वो सब कुछ नहीं था। अर्जुन देव के दाहिने पैर के तलवे पर एक एक्यूपॉइंट अचानक खुल गया। जैसे ही हरे रंग का ड्रैगन क्यूई खेल गया, अर्जुन देव ने महसूस किया कि उनका दाहिना पैर अंतहीन विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ है। अर्जुन देव ने एक खुशी की अभिव्यक्ति करते हुए कहा, आकाश बॉडी टेम्परिंग कला छोटी पूर्णता तक पहुंच गई है। मेरी वाइटल क्यूई में 50 टन बल की वृद्धि हुई है। मैं आखिरकार एक और एक्यूपॉइंट खोलने में कामयाब रहा। भविष्य में बचाव के माध्यम से तोड़ने की मेरी क्षमता कम से कम 20% बढ़ जाएगी। अपने पीछे बाथटब को देखते हुए उसने पाया कि इसमें लॉन्गलिंग मरहम लगभग इस्तेमाल किया गया था। कुछ प्रयास करने के बाद अर्जुन देव ने सारा पानी उंडेल दिया और उसके स्थान पर ताजे पानी का इस्तेमाल किया। मैं अभी भी 2 बार लॉन्गलिंग ऑइंटमेंट का उपयोग कर सकता हूं। रक्त शोधन गोली और चमकीले पीले खून के साथ मुझे आकाश बॉडी टेम्परिंग आर्ट की छठी परत के अंतिम चरण तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। अंत में मोनार्क ब्लडग्रास और ड्रैगन मैरो की आधी बूंद के साथ मुझे फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की छठी परत के अंतिम चरण के चरम तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। अर्जुन देव फिर से बाथटब में प्रवेश करने से पहले खुद से बुदबुदाया। फिर वो पालथी मारकर बैठ गया और खेती करने लगा। 10 दिन बाद अर्जुन देव ने स्पिरिट फ्रीजिंग पिल, लॉन्गलिंग ऑइंटमेंट, ब्लड रिफाइनमेंट पिल और येलो स्पिरिट फ्लावर को समाप्त कर दिया था। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की छठी परत के अंतिम चरण में पहुंच गया था। उसकी वाइटल क्यूई में 100 टन बल बढ़ गया था। अब क्विंटन्स का उपयोग किए बिना अर्जुन देव का कुल वाइटल क्यूई 1 मिलियन और 300 टन बल तक पहुंच सकता है। पिछले कुछ दिनों में उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। औषधीय गोलियों पर खर्च की गई सैकड़ों हजारों औषधीय गोलियां बर्बाद नहीं हुई थी। अब अगर वह रमन से फिर से मिलता है तो वो अपनी सर्वोत्कृष्टता का उपयोग किए बिना लड़ाई लड़ने में सक्षम होगा। वो पहले की तरह रमन के विशाल सर्वोत्कृष्टता से पीछे नहीं हटेगा। अपने दाहिने पैर के अलावा अर्जुन देव ने अपने बाएं पैर के 2 एक्यूपॉइंट भी खोले। प्रत्येक पैर पर 12 एक्यूपॉइंट थे। संतुलन के लिए अर्जुन देव ने एक ही समय में दोनों पैरों को खोलने का इरादा किया। वो अपने दाहिने पैर में एक मजबूत विस्फोटक बल और अपने बाएं पैर में एक साधारण विस्फोट बल के साथ समाप्त नहीं होना चाहता था। इस तरह युद्ध में कम विविधताएं होंगी, जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी के लिए उसके माध्यम से देखना आसान हो जाएगा।
खेती के कमरे से निकलने के बाद अर्जुन देव आंगन में पहुंचे। फिर उसने सावधानी से ड्रैगन मैरो और मोनाक ब्लड ग्रास की आधी बूंद निकाली। ये दोनों वस्तुएं शहरों के लायक थी। अब भी अर्जुन देव कुछ कमजोर महसूस कर रहे थे। उसे लगा कि यह आसमान से गिरने वाली पाई है। यह बस अक्षम्य था। हालांकि कोई बात नहीं। वास्तविकता यह थी कि ये दो चीजें अर्जुन देव के हाथों में थी और उनकी ताकत बढ़ा सकती थी। जहां तक बाकियों की बात है, इसके बारे में ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं था। ऐसे में इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं था। मोनाक ब्लड ग्रास सुनहरे रंग की थी, जिसके बीच में केवल एक लाल रंग की रेखा थी। पूरी जड़ी बूटी बहुत साधारण लग रही थी। अपनी प्रसिद्ध प्रतिष्ठा के लिए कुछ हद तक अयोग्य थी। हालांकि अर्जुन देव की तीक्ष्ण आध्यात्मिक भावना के साथ वह एक प्राचीन संप्रभु की अद्वितीय शक्ति को महसूस कर सकता था। हालांकि यह पहले से ही बहुत फीका था, यह स्पष्ट रूप से अस्तित्व में था। इससे जो दबाव पड़ा वह भी बहुत वास्तविक था। नैना पासवान ने सैवेज बैटलफील्ड में मोनाक ब्लड ग्रास प्राप्त की थी, जो खतरे और खतरे से भरी हुई थी। अफवाह के अनुसार प्राचीन युग के दौरान वहां एक चौंकाने वाला युद्ध हुआ था। मानव जाति की खातिर प्राचीन संप्रभुओं ने अन्य जातियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। राक्षस जाति, जानवर जाति, अर्धराक्षस जाति, अर्धदानव जाति और देवता जाति। युद्ध में भाग लेने वाली विभिन्न जातियों के सभी विशेषज्ञ अपनी जाति के मार्शल सम्राट थे। उस युद्ध का पैमाना बहुत बड़ा था, शब्दों से अवर्णनीय था। एक बार आकाश में 9 सूर्य थे। उस युद्ध के बाद केवल एक सूर्य बचा था। यह उस युद्ध के बाद भी था कि मनुष्यों ने विशाल कुनलुन क्षेत्र के संसाधन समृद्ध देवलोक डोमेन को प्राप्त किया। फिर उन्होंने अन्य जातियों के क्षेत्रों को विभाजित किया। जो किसान मार्शल सम्राट बन सकते थे, वे दुनिया के अधिपति थे, जिन्हें महान भाग्य का आशीर्वाद मिला था। हालांकि उनमें से कई उस युद्ध में मारे गए। मोनाक ब्लड ग्रास का मूल नाम गोल्डन ब्लड ग्रास था। यह कई अन्य स्थानों पर भी उगा। सैवेज युद्ध क्षेत्र में केवल गोल्डन ब्लड ग्रास को प्राचीन मार्शल सम्राटों के खून से कलंकित किया गया था। गोल्डन ब्लड ग्रास, जिसे संप्रभु के खून से जलाकर नहीं मारा जा सकता था, वो मोनाक ब्लड ग्रास थी जिसे आज सभी ने देखा था। अर्जुन देव क्रॉसलेग बैठ गए और बैंगनी लपटों का उपयोग मोनाक ब्लड ग्रास को तरल में परिष्कृत करने के लिए किया। फिर उसने उसे एक घूंट में निगल लिया और जल्दी से अपनी सर्वोत्कृष्टता को प्रसारित किया, जिससे ये उसके रक्त में फैलने की गति बढ़ गई। ची ची। जैसे ही मोनाक ब्लड ग्रास बहती थी, अर्जुन देव के रक्त में कुछ अशुद्धियां उनके छिद्रों से रिसती थी और एक हल्के नीले धुएं में बदल जाती थी, जो स्ट्रैंड द स्ट्रैंड बिखेर देती थी। वहीं अर्जुन देव की आभा धीरे धीरे बदल गई। एक अत्याचारी आभा फैल गई। आंगन में तेज हवा चली, जिससे अनगिनत गिरे हुए पत्ते निकल गए। बादल अंतहीन मंथन करते रहे। आकाश में रहस्यमयी घटनाएं दिखाई दी। जैसे ही हवा चली और बादल मंथन कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई संप्रभु आ गया हो। 1 घंटे के बाद अर्जुन देव ने सम्राट रक्त घास में संप्रभु के रक्त के निशान को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और उनकी तेज निगाहें शक्तिशाली कीमती कृपाणों की एक जोड़ी की तरह थी। असीम रूप से तेज एक असीम आभा बाहर निकली और आंगन में पेड़ बेतहाशा हिल गए। हरी भरी घास सभी झुक गई, अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। अर्जुन देव थोड़ा आगे बढ़े और खड़े हो गए। उसकी आभा अचानक बढ़ गई। काका। इस आभा के दबाव में लहराता हुआ पेड़ आधा टूट गया। अनगिनत मुड़ी हुई हरी घास जमीन से खूट पड़ी। फिर उन्हें टुकड़ों में कुचल दिया गया और हवा में बिखेर दिया गया। एक विचार के साथ अर्जुन देव ने अपनी आभा वापस ले ली। गरजती तेज हवा तुरंत रुक गई और हवा में भरने वाली घास जमीन पर गिर गई। वो असहनीय रूप से अहंकारी संप्रभु की आभा भी पूरी तरह से शांत हो गई।
हालांकि ये शांति केवल अस्थायी थी। जब तक अर्जुन देव की इच्छा होगी, ये किसी भी समय फूट सकता है। एक प्राचीन संप्रभु के रक्त वंश का निशान वास्तव में मजबूत है। अब मुझे मार्शल ऋषि की आभा से भी डर नहीं लगता। जैसे ही अर्जुन देव ने आंगन में अराजक दृश्य को देखा, उसने मन ही मन सोचा, बस एक पतला रक्त रेखा का एक निशान पहले से ही इतना शक्तिशाली है। उस स्थिति में प्राचीन संप्रभु का वंश कितना सुंदर था। इसने वास्तव में किसी की कल्पना को प्रेरित किया। अपने विचारों को एकत्रित करते हुए अर्जुन देव ने ड्रैगन मज्जा की दूसरी आधी बूंद निकाली। ट्रू ड्रैगन मैरो भी मूल्यवान था। वर्तमान मार्शल युग में अब कोई सच्चा ड्रैगन नहीं था। अमर युग के केवल कुछ सच्चे ड्रैगन कंकाल ही कुछ बेहद खतरनाक अवशेषों में रह गए। ड्रैगन मैरो की यह आधी बूंद देवलोक डोमेन के 7 दिग्गजों में से एक वांग मेंग द्वारा बड़े खतरे से गुजरने के बाद एक भूमिगत ड्रैगन कब्र में प्राप्त की गई थी। वांग मेंग हमेशा इसका इस्तेमाल करने के लिए अनिच्छुक थे। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने इसके बजाय अर्जुन देव को लाभ पहुंचाया। ड्रैगन मज्जा एक कल्टिवेटर की सख्त हड्डियों में गहराई से प्रवेश कर सकता है, हड्डियों की संरचना को बदल सकता है और उनकी कठोरता को मजबूत कर सकता है। इसके प्रभाव एक समान स्पिरिट हर्ब की तुलना में कई गुना बेहतर थे। अर्जुन देव ने ड्रैगन मैरो की इस आधी बूंद को परिष्कृत करने में मोनार्क ब्लड ग्रास को परिष्कृत करने की तुलना में अधिक समय लिया। वह आधा दिन इस्तेमाल करता था। अर्जुन देव के पूरे कंकाल ने ड्रैगन मज्जा में ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद उनमें एक बड़ा बदलाव आया। उनकी शारीरिक रक्षा में कम से कम 20% की वृद्धि हुई। अपनी आभा में वृद्धि की तुलना में अर्जुन देव ने इस तरह के प्रत्यक्ष परिवर्तन को प्राथमिकता दी। जब अर्जुन देव को ऐसा बदलाव महसूस हुआ तो उन्हें असंतोष महसूस हुआ। उन्होंने कहा, बहुत कम है, केवल आधी बूंद है। भविष्य में जब मैं काफी मजबूत हो जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से कुछ और ड्रैगन मैरो और मोनार्क ब्लड ग्रास प्राप्त करूंगा। मोनार्क ब्लड ग्रास ने अर्जुन देव की रक्तरेखा को मजबूत किया, जिससे उनकी आभा एक मार्शल ऋषि की शक्ति का सामना करने की अनुमति मिली। ड्रैगन मैरो की आधी बूंद ने सीधे उसकी शारीरिक रक्षा को मजबूत किया। इन दो वस्तुओं ने अर्जुन देव को एक पूर्ण परिवर्तन से गुजरने की अनुमति दी। उनके द्वारा लाए गए लाभों को स्पिरिट स्टोन्स में नहीं मापा जा सकता था, जबकि प्राकृतिक खजाने अभी भी प्रभाव में थे। अर्जुन देव ने रात भर आकाश बॉडी टेम्परिंग कला की खेती की। अंत में सूरज उगने से पहले अर्जुन देव ने छठी परत के शिखर तक आकाश बॉडी टेम्परिंग कला की खेती की। अर्जुन देव ने आकाश बॉडी टेम्परिंग कला को छठी परत के शिखर तक विकसित किया और उनकी वाइटल क्यूई में 50 टन बल की वृद्धि हुई। इसने उनकी बंद दरवाजे की खेती का एक आदर्श अंत चिह्नित किया। सूरज तेज चमक रहा था, जिससे अर्जुन देव का कमरा धब्बेदार रोशनी से भर गया था। उसने घंटे के चश्मे में समय देखा। पलक झपकते ही महीने की शुरुआत हो चुकी थी। ये मिशन लेने का समय है। इस बार मुझे योगदान रैंकिंग के शीर्ष रैंक में जगह बनानी है। अर्जुन देव ने मन ही मन बुदबुदाया। उसकी आंखें अत्यधिक आत्मविश्वास से चमक उठीं। वह अब आंतरिक संप्रदाय में किसी से नहीं डरता था। योगदान रैंकिंग के शीर्ष रैंक को 5 लाख सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, 100 अवर ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती और 10 मेडल ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती प्राप्त होंगे। सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और अवर ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग पल्स अभी भी प्रबंधनीय थे। अगर अर्जुन देव ने कड़ी मेहनत की तो वह उन्हें कमाने में सक्षम होते। हालांकि 10 मेडल ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती आना मुश्किल था। अगर किसी के पास पैसा होता तो भी वो उन्हें खरीद नहीं पाता। अर्जुन देव को उन्हें प्राप्त करना था। अर्जुन देव को पूर्वाभास था कि अवर ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती उनके लिए बेकार होंगे जब वो अवर ग्रेड मार्शल मोनार्क से मिडिल ग्रेड मार्शल मोनार्क के माध्यम से प्रवेश करना चाहते हैं। केवल औसत दर्जे का ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती ही करेगा। दरवाजे से निकलने के बाद अर्जुन देव सीधे मिशन हॉल की ओर चल पड़े। महीने की शुरुआत में मिशन हॉल में कुछ अज्ञात नियमों के कारण बहुत कम यातायात था।
नियमित आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को मिशन स्वीकार करने से पहले 10वीं तक इंतजार करना पड़ता था। उन्हें अनुभवी शिष्यों और दिग्गजों को पहले चुनने देना था। उस समय जब अर्जुन देव ने दिलीप को हराकर रमन से लड़ाई की थी तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होता था। उनकी ताकत को बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। अर्जुन देव को बड़े कदमों के साथ चलते देखकर उन आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के भावों में थोड़ा उतार चढ़ाव आया, इससे पहले कि वे शांत हो गए। मैं ढीले काश्तकारों को मारने के लिए मिशन स्वीकार करना चाहता हूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जिनके पास 2000 से अधिक योगदान अंक है। अर्जुन देव ने सीधे काले कपड़े पहने प्रशासक से अपना अनुरोध कहा। जब दूसरों ने यह सुना तो उनके चेहरे पर सदमा छा गया। 2000 से अधिक योगदान अंकों वाले मिशन असाधारण रूप से कठिन थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन मिशनों पर आंतरिक संप्रदाय के 5 दिग्गजों और सराद का एकाधिकार था। इन आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को बहुत व्यस्त होना पड़ा या उन्हें स्वीकार करने से इनकार करना पड़ा। अन्यथा अगर अर्जुन देव ने उनके मिशन को छीन लिया तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से अकेले में उनके लिए परेशानी की तलाश करेगा। काले कपड़े पहने प्रशासक को इस बारे में पता था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। योग्यतम की उत्तरजीविता, जिसके पास बड़ी मुट्ठी थी, वह सही था। यह पहले किसी भी संप्रदाय का शासन था। किताब के अनुसार काले कपड़े पहने प्रशासक ने मिशन सूची निकाली जो अर्जुन देव चाहते थे। उन्होंने कहा, 3000 से अधिक योगदान अंक वाले मिशनों को केवल सच्चे उत्तराधिकारियों द्वारा ही स्वीकार किया जा सकता है। बाकी सब यहां है। अर्जुन देव ने सूची प्राप्त की और उसे ध्यान से देखा। बेहद समय लेने वाले मिशनों को खत्म करने के बाद उन्होंने कुल 10 मिशनों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, बस इतना ही। अर्जुन देव, क्या तुम मृत्यु की तलाश कर रहे हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप हमारे मिशन छीनने दें? हॉल के बाहर से एक उग्र चिल्लाहट आई। यह आंतरिक संप्रदाय के 5 गुटों के नेता थे। जब कुशाल और अन्य लोगों को खबर मिली तो वे दौड़ पड़े। पुनीत सबसे गुस्से में दिखाई दिया। वह आगे बढ़ा और अर्जुन देव के हाथ में मिशन सूची पकड़ ली। अर्जुन देव की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। अर्जुन देव की आंखों में एक कातिल इरादा चमक उठा। उसने लापरवाही से अपने बाएं हाथ से मिशन सूची को अपने पीछे रखा और अपने दाहिने हाथ से अपनी वाइटल क्यूई को प्रसारित किया। बैंड! हथेली पुनीत के कंधे पर गिरी और एक बड़ी ताकत बाहर निकली, जिससे अप्रस्तुत पुनीत उड़ गया। पुनीत जहां भी गुजरा, दोनों पक्षों के आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को उड़ते हुए भेजा गया। उनकी ताकत अकल्पनीय थी। हर कोई चौंक गया और उनके दिमाग को शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। आंतरिक संप्रदाय के 5 महान गुटों के नेताओं में से एक, पुनीत को वास्तव में अर्जुन देव की ओर से एक आकस्मिक हथेली के प्रहार से उड़ाया गया था। प्रवेश द्वार के बाहर कुशल और अन्य 4 गुटों के अन्य सभी चौंक गए। यद्यपि पुनीत लापरवाह थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव सभी के सामने उनका विरोध करेंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव उनका विरोध करेंगे। हालांकि अर्जुन देव के एक आकस्मिक धक्का के साथ उन्हें उड़ान भरने के लिए भेज दिया गया। इसके अलावा इतनी बड़ी ताकत के साथ उसने रास्ते में सभी काश्तकारों को मार गिराया। ये वास्तव में डरावना था। धड़ाम! जब तक पुनीत ने प्रतिक्रिया दी, तब तक वह 100 मीटर पीछे हट चुका था। उसके पैर जमीन से रगड़ गए, जिससे ची ची की आवाज निकली। पुनीत की हथेली पर प्रहार में कोई आक्रामक शक्ति नहीं थी। वो केवल पुनीत को दूर धकेलना चाहता था। वास्तव में पुनीत को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि अर्जुन देव ने उन्हें सबके सामने अपमानित किया। उसके दिल में गुस्सा भड़क उठा। वो कौन था? यह सोचना कि एक नए उन्नत आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ने उसे इस तरह अपमानित किया। वो इसे कैसे सहन कर सकता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अर्जुन देव? तुम वास्तव में मुझे धक्का देने की हिम्मत करते हो। आए! इससे पहले कि वह अपने शब्दों को पूरा कर पाता,
उसके सामने एक आकृति चमक उठी। एक पैर की छाया सीटी की आवाज के साथ शून्य से टूट गई, उस पर बगल से हमला किया। पुनीत बहुत चौंका। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव इतने बोल होंगे। सबसे पहले अर्जुन देव ने सीधे उसे दूर धकेल दिया। अब पुनीत ने अपनी बात समाप्त करने से पहले अर्जुन देव ने हमला करने की पहल की। बहुत अच्छा, आपने पहले हमला किया। भले ही मैं आज तुम्हें अपंग कर दूं, तुम्हारे लिए कुछ भी कहने का कोई तरीका नहीं है। पुनीत ने अपने दिल को मजबूत किया और हत्या के झटके से निपटने की तैयारी करते हुए अपनी सर्वोत्कृष्टता को प्रसारित किया। हालांकि पुनीत ने अर्जुन देव की किक को कुछ हद तक कम करके आंका था। उस किक को क्विंटेसेंस द्वारा समर्थित नहीं किया गया था, जिससे उसे अपने क्विंटेसेंस को प्रसारित करने के प्रयास से बचा लिया गया था। जब पुनीत ने अपनी सर्वोत्कृष्टता को प्रसारित किया और अर्जुन देव को पकड़ने के लिए तैयार किया, तो उसे पता चला कि उसके पास अब कोई अवसर नहीं है। उसने पाया कि उसके पास अब कोई मौका नहीं है। अगर वो अर्जुन देव पर हमला करना जारी रखता तो अर्जुन देव निश्चित रूप से पहले उसे लात मारते। जब पुनीत ने अर्जुन देव के भौतिक शरीर के बारे में सोचा और कैसे उन्होंने रमन के हमले से आमने सामने की लड़ाई करने की हिम्मत की, तो उन्होंने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। पुनीत ने अपने पैरों को नीचे किया और क्विंटेसेंस को अपने बाएं हाथ पर इकट्ठा किया। पहले इस किक को रोकना चाहता था। हुंश! अर्जुन देव अपने दिल में ठंडे मुस्कुराए और उनके बाएं पैर पर एक्यूपॉइंट खुल गया। तुरंत उसके पैर से एक मजबूत शॉकवेव निकली। फिर वो हवा में घूम गया, तुरंत अपनी स्थिति बदल ली। अर्जुन देव का दाहिना पैर पुनीत के बाएं कंधे पर लगा। एक विशाल बल तुरंत विस्फोट हो गया, जिससे पुनीत गार्ड को पकड़ लिया गया। उसने अपने दाहिने हाथ पर अपनी सारी सर्वोत्कृष्टता केंद्रित कर ली थी, जिससे उसका दाहिना कंधा रक्षाहीन हो गया था। अर्जुन देव की किक से पुनीत जमीन पर गिर गए। पूरी प्रक्रिया एक पल में हो गई। भीड़ ने अर्जुन देव को अपनी बात खत्म करने से पहले ही पुनीत पर लात मारते देखा। फिर पुनीत ने अर्जुन देव की किक की दिशा में अपनी सर्वोत्कृष्टता को प्रसारित किया। इस किक को प्राप्त करने के लिए अपने दाहिने हाथ से ब्लॉक करने की तैयारी की। हालांकि जब सभी को लगा कि अर्जुन देव की किक ब्लॉक हो जाएगी, तभी पुनीत दुखी हालत में जमीन पर गिर पड़े। उसकी आभा तुरंत उखड़ गई। तुमने मुझे लात मारने की हिम्मत कैसे की? मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। जमीन पर लेटे पुनीत के होठों के एक कोने से खून निकल गया। वो कुछ हद तक स्तब्ध था, क्योंकि उसने अर्जुन देव की ओर इशारा किया और उसकी ओर देखा। आमतौर पर जब आंतरिक संप्रदाय के शिष्य पुनीत को देखते थे, तो वे सभी उसके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करते थे। उनमें से कोई भी अर्जुन देव जितना उच्छृंखल नहीं था। हालांकि अर्जुन देव ने पुनीत के बोलने का इंतजार नहीं किया। जैसे ही पुनीत उठने ही वाला था, अर्जुन देव जमीन को छुए बिना हवा में घूमता रहा और बेरहमी से उसे वापस नीचे गिरा दिया। ची! अर्जुन देव ने बल लगाना बंद नहीं किया। इस किक के कारण न केवल पुनीत फिर से जमीन पर गिर गया, बल्कि इसने उसे 100 मीटर पीछे खिसकने और दहलीज पर दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए भी भेज दिया। यहां तक कि वह दरवाजे की चौखट पर जोर से दुर्घटनाग्रस्त होने और खून का एक और कौर थूकने से पहले 100 मीटर पीछे खिसक गया। तुमने वास्तव में मुझे फिर से लात मारने की हिम्मत की। मैं तुम्हें मार दूंगा। पुनीत इतना क्रोधित था कि वह अब घबराया नहीं। जब वो खड़ा हुआ और अर्जुन देव पर हमला किया, तो उसकी सारी सर्वोत्कृष्टता बढ़ गई। कुशाल और दरवाजे के बाहर मौजूद लोगों ने प्रतिक्रिया दी। उन सभी ने ठंड से खर्राटे लिए और एक साथ हमला किया। मिशन हॉल में हवा तुरंत बढ़ गई और तेज हवाएं अंतहीन रूप से गरजने लगी। रुके, ये मिशन हॉल है। यदि आप व्यक्तिगत द्वेष की तलाश करना चाहते हैं, तो कहीं और जाएं। जब काले कपड़े पहने प्रशासक ने देखा कि मामला हाथ से निकल रहा है, तो वह भयंकर रूप से चिल्लाया और हथेली पर प्रहार किया। यह ऐसा था जैसे वह हवा में
एक पहाड़ को धक्का दे रहा हो। कुशल और अन्य 4 जो उड़ रहे थे ने दबी हुई कराह निकाली, क्योंकि उन्हें हथेली की हवा से पीछे धकेल दिया गया था। पुनीत को मन ही मन संतोष नहीं हुआ। उसने अपनी सांसों को समायोजित किया और अर्जुन देव की ओर इशारा किया। उसने काले कपड़े पहने प्रशासक से उत्तेजित होकर कहा, लॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटर, आपको इसे स्पष्ट रूप से देखना होगा। हम परेशानी पैदा करने वाले नहीं हैं। इस बव्वा ने पहला कदम उठाया। काले कपड़े पहने प्रशासक ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा। आपने नियम तोड़े और उसकी मिशन सूची छीन ली, इसलिए उन्होंने एक कदम उठाया। इसके अलावा उन्होंने किसी भी सर्वोत्कृष्टता का उपयोग नहीं किया। उसने आपको केवल पहले से ही वापस खटखटाया था। पुनीत ने तर्क दिया, यह सही नहीं है। शुरू से अंत तक मैंने वास्तव में कभी कोई कदम नहीं उठाया। वो वही था जिसने एक चाल चली। कितना हास्यास्पद। काले कपड़े पहने प्रशासक ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि आप कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे। यह सिर्फ इतना है कि आपको मौका नहीं मिला। चूंकि आपने पहले ही एक कदम उठाने का फैसला कर लिया है, आप अभी भी इतने इच्छाधारी क्यों हैं? क्या आपको लगता है कि काश्तकारों के बीच लड़ाई बच्चों का खेल है? आपको इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि आप अपना सारा चेहरा खोकर जवाबी कार्रवाई नहीं कर सके। फिर भी आपके पास अभी भी यहां खड़े होने और मेरे साथ तर्क करने का गाल है। मुझे वास्तव में आपके लिए शर्म आती है। हॉल में मौजूद अन्य लोगों को लगा कि बूढ़े आदमी के शब्द समझ में आते हैं। इस पुनीत ने खुद के बारे में बहुत अधिक सोचा था। उसने सोचा कि उसकी प्रतिष्ठा के साथ दूसरा पक्ष एक कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। अर्जुन देव द्वारा वापस दस्तक दिए जाने के बाद भी पुनीत को अभी भी ये भ्रम था कि वो अर्जुन देव को डराने के लिए अपनी प्रतिष्ठा का उपयोग कर सकता है। अगर उसने शुरू से ही अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया होता तो वो इतना चेहरा नहीं खोता। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप कुछ अविश्वसनीय व्यक्ति हैं, कि दूसरों को आपकी बात सुननी होगी? यदि आप वास्तव में सोचते हैं कि उसने आपकी मिशन सूची छीन ली है, तो आप अपने व्यक्तिगत द्वेष को बाहर निपटा सकते हैं। जब तक कोई सक्षम है, कोई भी यहां मिशन ले जा सकता है। काले कपड़े पहने प्रशासक ने पुनीत को फिर से फटकार लगाते हुए कोई दया नहीं दिखाई। पुनीत का रंग हरे और लाल रंग के बीच बारी बारी से बदल गया। डांट से उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। वो अब अपने शरीर में चोटों को दबा नहीं सकता था, जिससे उसे एक और कौर खून की उल्टी हो गई। जैसे ही पुनीत ने अर्जुन देव की ओर देखा, उसे नफरत थी कि वह तुरंत आगे बढ़कर उसे मार नहीं सकता था। इस बार वो अपना सारा चेहरा खोकर अर्जुन देव से पूरी तरह से हार गया था। कुशल ने कुछ देर सोचा और अर्जुन देव को एक सार्थक रूप दिया। फिर उसने कहा, आओ पहले चलते हैं। काले कपड़े पहने प्रशासक के साथ पुनीत को पता था कि वह आज अर्जुन देव के साथ कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वह केवल घृणित अभिव्यक्ति के साथ मिशन हॉल से बाहर निकल सकता था। जब अर्जुन देव ने उन्हें जाते हुए देखा तो उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अगर वह पहली रैंक हासिल करना चाहता तो निश्चित रूप से इन लोगों को नाराज करता। दूसरा पक्ष पीछे नहीं हटता था, इसलिए अर्जुन देव भी पीछे नहीं हटते थे। एक संघर्ष अपरिहार्य था। चूंकि ऐसा था, इसलिए इन लोगों के साथ शब्दों को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो बस लड़ना शुरू कर देगा। मिशन प्राप्त करने के बाद अर्जुन देव ने काले कपड़े पहने प्रशासक से कहा, वरिष्ठ की मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काले कपड़े पहने प्रशासक अभिव्यक्तिहीन रहा, क्योंकि उसने शांति से कहा, अगर मैंने कोई कदम नहीं उठाया तो भी आप इससे निपट लेते। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आंतरिक संप्रदाय कई वर्षों से रुके हुए पानी के तालाब की तरह रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपके जैसे और भी लोग होंगे, उतना अच्छा होगा। अर्जुन देव को यह अजीब नहीं लगा कि दूसरा पक्ष मोटे तौर पर उनकी निचली रेखा देख सकता है। जहां तक अंतिम वाक्य की बात है, अर्जुन देव ने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की।
यह कहकर वह जाने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी देर रुको, आप अपने पास मौजूद मिशनों के साथ सारद को पार नहीं कर पाएंगे। मैं आपको 3000 योगदान अंक का एक मिशन दूंगा। क्या आप इसे स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं? अर्जुन देव कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए और कहने से पहले, क्या आपने ये नहीं कहा था कि केवल सच्चे उत्तराधिकारी ही 3000 योगदान अंक और उससे अधिक के मिशन ले सकते हैं? काले कपड़े पहने प्रशासक ने उदासीनता से कहा, हर चीज के हमेशा अपवाद होते हैं। अतीत में अपवाद शरत था, अब एक और है। आप स्वयं मिशन के विवरण पर एक नजर डाल सकते हैं। आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर है। मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अर्जुन देव ने मिशन सूची प्राप्त की और उसे देखा। वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन भौहें चढ़ा सकता था। इस मिशन की कठिनाई और जोखिम बहुत अधिक था। हालांकि पुरस्कार और योगदान अंक भी चौंकाने वाले थे। ठीक है, मैं इस मिशन को भी स्वीकार करूंगा। अर्जुन देव हमेशा से ही निर्णायक रहे हैं। वो अपने लक्ष्यों पर बहुत दृढ़ था, इसलिए उसने जल्दी से अपना निर्णय ले लिया। काले कपड़े पहने प्रशासक की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। वो मंद मंद मुस्कुराया, जैसे उसे ऐसा होने की उम्मीद थी। अर्जुन देव मुड़ा और दरवाजे से बाहर चला गया। हॉल में अन्य आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों ने उसकी ओर देखा और रास्ता दे दिया। स्वचालित रूप से उसके लिए एक रास्ता खोल दिया। इससे पहले अर्जुन देव ने एक शब्द भी नहीं कहा था। उसने केवल खुद को साबित करने के लिए अपने कार्यों का उपयोग किया था। पुनीत को एक खेदजनक स्थिति में पीटा था। हालांकि पुनीत लापरवाह थे, लेकिन केवल अर्जुन देव के साहस ने उन्हें धूल में मिला दिया। आमतौर पर जब 5 गुटों के नेता अपनी निगाहें घुमाते थे, तो वे मौत से डर जाते थे और आज्ञाकारी रूप से अपने आत्मा एकत्र करने वाले मोती सौंप देते थे। उन्होंने कहा, हालांकि ये अर्जुन देव अब बहुत विस्मयकारी है, लेकिन उन्होंने 5 गुटों के लोगों को नाराज कर दिया है। भविष्य में उसके लिए इसे शांति से सुलझाना मुश्किल होगा। इससे पहले वह रमन और दिलीप को नाराज करता था। अब उसने इन 5 लोगों को नाराज कर दिया। यह अर्जुन देव वास्तव में निडर है। अर्जुन देव के जाने के बाद हॉल में मौजूद लोग धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। हॉल से बाहर निकलने के बाद अर्जुन देव ने कुशल और बाहर खड़े अन्य 4 पहरेदार पर नजर डाली। फिर वो बिना पीछे देखे जाने से पहले एक पल के लिए रुका। जैसे ही पुनीत ने अर्जुन देव को जाते हुए देखा, उसकी आंखों में क्रोध ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी क्षण उगल सकता है।